My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ क्लास से हम सभी लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। और इंटेलिजेंस के बारे में हम सभी लोगों ने सबसे पहले इंटेलिजेंस की डिफिनीशन को देखा, उसके नेचर को देखा, कंसेप्ट को देखा, और उसके बाद हम सभी लोगों ने जो इंटेलिजेंस के संबंध में प्रिय विद्यार्थियों जो नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी होता है, नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी के बारे में भी हम सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में, पिछले कुछ वीडियोज के अंतर्गत चर्चा किया। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्ध के सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। और बुद्ध के सिद्धांत की चर्चा में हम सभी लोगों ने सबसे पहले देखा था कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज है वो दो प्रकार की थ्योरीज है, उसको हम सभी लोग दो समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है फैक्टोरियल थ्योरीज का और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज का, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो फैक्टोरियल थ्योरीज है या कारकी सिद्धांत है, कारकी सिद्धांत के बारे में हम सभी लोग पिछली कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, और उसके बाद हम सभी लोगों ने थॉर्नडाइक का मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी होता है, थॉर्नडाइक का जो बहुतत सिद्धांत है, और गिलफर्ड का जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा पूर्व की कक्षाओं में पिछले कुछ वीडियोज में कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में बुद्ध के जो सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं, जो फैक्टोरियल थ्योरीज के बारे में चर्चा चल रही है, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग थॉर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो कि यह भी एक प्रकार का फैक्टोरियल थ्योरीज है, कारकी सिद्धांत है। और उसमें जो थॉर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत है, उसकी चर्चा आज की क्लास में, आज की कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करें, हम लोग आज की कक्षा को स्टार्ट करें। उससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार सर्च करके उसको डाउनलोड कर पाएं, उसको सर्च करके प्ले करके देख पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से ढूंढ पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है प्रिय विद्यार्थियों, घंटी का आकार है, यदि वह लाल है, यदि वह रेड है, तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे, उन सभी वीडियोज की इंफॉर्मेशन, उन सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव या कोई प्रश्न या कोई समस्या हो यदि आपको, तो उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, साथ ही आपके जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ अब जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी या इसको हम लोग थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली जो जितनी भी थ्योरीज के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें देखा था कि फैक्टोरियल थ्योरीज या कारकीय सिद्धांत जितने भी हैं, वे सभी सिद्धांत जो है एक स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है जिसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण पर आधारित है। तो उसी कारक विश्लेषण स्टैटिस्टिक्स पे, उसी कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी पर आधारित यह भी सिद्धांत है। थर्स्टन साहब ने अपना प्रयोग किया, ढेर सारे उन्होंने प्रयोग किया, और उस प्रयोग में उन्होंने जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण किया, उसी के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो समूह कारक सिद्धांत है या समूह तत्व सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने 1938 के द्वारा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जो थर्स्टन साहब थे वो कहाँ के निवासी थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन जी के द्वारा थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी या थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत या तत्व सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस जो टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की जो एक तकनीक है फैक्टर एनालिसिस, उस फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करके उससे जो भी तथ्य या फैक्ट्स प्राप्त होते हैं उनको, उसी के आधार पर थर्स्टन जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन धीरे धीरे किया। और जैसे जैसे उनकी फैक्टर एनालिसिस आगे बढ़ी, जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट के आधार पर वे इसमें संशोधन या करेक्शन भी करते चले गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, इसका प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के आधार पर किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने स्पीयरमैन का बाई फैक्टर थ्योरी और थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत देखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी है बहुकारक का, थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है, और स्पीयरमैन का जो बाई फैक्टर थ्योरी है, इन दोनों थ्योरीज या इन दोनों के सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत जो है, इन दोनों के बीच का सिद्धांत जो है वो है थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है, दोनों के बीच का मध्यवर्ती सिद्धांत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि को हम दो कारकों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था? जी और यस कहा था। तो उसके लिए भी, उससे भी थर्स्टन साहब जो है सहमत नहीं थे। और जैसा कि थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में कहा था कि बुद्धि को जो है ढेर सारे अनेकों कारक हैं, तो उससे भी वे सहमत नहीं हुए, बल्कि इन दोनों के बीच का जो रास्ता रहा वो क्या रहा? वो रहा थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच समन्वय समूह कारक सिद्धांत है। तो इस तरह से दोनों सिद्धांतों के बीच का मध्यवर्ती सिद्धांत जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, उसको हम लोग कहते हैं कि स्पीयरमैन का जो बाई फैक्टर थ्योरी है और थॉर्नडाइक का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इन दोनों सिद्धांतों के बीच कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का कार्य जो है समूह कारक सिद्धांत करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को दोनों सिद्धांत के बीच का सिद्धांत या मध्यवर्ती सिद्धांत कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि जो समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रूप से सामान्य कारक या जी फैक्टर से निर्धारित होती है और न ही असंख्य सूक्ष्म या विशिष्ट तत्वों से मिलकर। जैसा कि आप सभी लोग जो है स्पीयरमैन जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें उन्होंने जी फैक्टर या सामान्य कारक की चर्चा की थी, और जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में कहा। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी था थॉर्नडाइक का, उसमें उन्होंने अनेकों कारक के बारे में चर्चा की। तो
यह जो थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी रहा विद्यार्थी, यह दोनों के बीच का रहा। उन्होंने कहा समूह कारक सिद्धांत के अनुसार कि बुद्धि जो है, हमारा इंटेलिजेंस जो है, वह तो न तो मुख्य रूप से जो जी फैक्टर है स्पीयरमैन का सामान्य कारक है उससे निर्धारित होती है, और ना ही जो उन्होंने कहा था कि असंख्य सूक्ष्म और विशिष्ट तत्व हैं, अर्थात मल्टी फैक्टर जो कंसेप्ट दिया था थॉर्नडाइक जी ने, उस पर भी आधारित नहीं है, बल्कि समूह कारक सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है वो कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्राइमरी फैक्टर पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थर्स्टन साहब ने कहा कि बुद्ध जो है कुछ प्राथमिक कारकों या प्राइमरी फैक्टर से मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिए, एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज प्राइमरी फैक्टर्स या प्राथमिक कारक। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्राइमरी फैक्टर्स या प्राथमिक कारक या प्राइमरी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, प्राथमिक बुद्धि की बात हो रही है विद्यार्थियों, तो प्राइमरी फैक्टर्स या प्राथमिक कारक किसकी देन है? थर्स्टन की देन है। थर्स्टन साहब ने कहा कि जो हमारा बुद्धि है, थर्स्टन साहब के अनुसार एक जैसी मानसिक क्रियाओं में कोई एक प्राथमिक कारक उभयनिष्ठ होता है। उन्होंने कहा कि जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, जब एक ही नेचर की, एक ही प्रकृति की मानसिक क्रियाएं होती हैं, तो उन मानसिक क्रियाओं के बीच में कुछ न कुछ जो है फैक्टर कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ फैक्टर कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे सभी में, और वो जो उन सभी क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है, तथा यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओं का अन्य मानसिक क्रियाओं से विभेद स्पष्ट करता है। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि जितनी भी मानसिक मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक क्रियाएं हैं, उन मानसिक क्रियाओं में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, ऐसे कुछ प्राइमरी एबिलिटीज हैं, प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो कि उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, और वही जो है उन सभी क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक व कार्यवाहक दृष्टि से समाकलित करता है। अर्थात जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन मानसिक क्रियाओं में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन प्राइमरी एबिलिटीज हैं, वही सभी क्रियाओं को समाकलित करती हैं, उसका कार्यान्वयन करती है। तो यही प्राथमिक कारक उन क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से विभेद भी स्पष्ट करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अलग अलग प्रकार की मानसिक क्रियाएं हैं, उन मानसिक क्रियाओं के बीच में जो कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कॉमन है, उसी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की वजह से वे जो है सारी मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? समाकलित होती हैं। परंतु कुछ मानसिक क्रियाएं जो कि ये अन्य से विभेद अलग होती हैं, उसके लिए भी उसका भी स्पष्टीकरण इसी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्राथमिक कारक के द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, थर्स्टन के सिद्धांत की कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है। ध्यान दीजिए, थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि कुछ जो मानसिक क्रियाएं हैं, मेंटल एबिलिटीज हैं, मानसिक क्षमताएं या मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन सभी में एक सामान्य प्रधान कारक होता है, कॉमन प्राइमरी फैक्टर। ध्यान दीजिए, कॉमन की बात हो रही है, उभयनिष्ठ की बात हो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, थर्स्टन के सिद्धांत की कुछ मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं, जिसको मेंटल एबिलिटीज या मेंटल प्रोसेस कर सकते हैं, का एक सामान्य प्रधान कारक या कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, और वही जो एक सामान्य प्रधान कारक होता है, कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है, वही उन सभी प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रहता है, उन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक क्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रहता है। ध्यान दीजिए, जो सामान्य प्रधान कारक है, जो कॉमन प्राइमरी फैक्टर है, वे सभी जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनको एक साथ एक सूत्र में बांधे रहता है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों उन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग या भिन्न भी रखता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है कि जो सामान्य प्रधान कारक है या कॉमन प्राइमरी फैक्टर है, वो जो मिलती जुलती या समान प्रकृति की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो समान नेचर्स की मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनको आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है, अर्थात उनको एक साथ जोड़े रहता है, और साथ ही साथ जो भिन्न प्रकृति की, डिफरेंट नेचर्स की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, उनको एक दूसरे से क्या करता है? वो डिफरेंशिएट भी करता है, उनको एक दूसरे से अलग या भिन्न भी रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो थर्स्टन जी का सिद्धांत है, उसके अनुसार कुछ मानसिक क्रियाओं
या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक, एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है जो उन सभी मानसिक क्रियाओं को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है तथा साथ ही साथ उन मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग या भिन्न भी रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अतः बुद्ध की कुछ मानसिक क्रियाएं एक समूह का निर्माण करती हैं जिनमें कोई एक प्राथमिक कारक या प्रधान कारक या समूह कारक की भूमिका अदा करता है। तो ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो मानसिक क्रियाएं प्रिय विद्यार्थियों, जो कुछ मानसिक क्रियाएं हैं, उन सभी मानसिक क्रियाओं में एक समूह का निर्माण होता है, एक ग्रुप बनता है इन सभी का, और इन सब में प्रिय विद्यार्थियों कुछ फैक्टर जो होता है, एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि कॉमन होगा। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग प्राथमिक कारक या प्राइमरी फैक्टर या प्रधान कारक या समूह कारक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बुद्ध की कुछ मानसिक क्रियाएं एक समूह का निर्माण करती हैं और जिनमें कोई एक प्राथमिक कारक या प्रधान कारक या समूह कारक की भूमिका अदा करता है, जिससे हम सभी लोग प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी एबिलिटी का नाम देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, मानसिक क्रियाओं के किसी दूसरे समूह में कोई दूसरा प्राथमिक कारक होता है और किसी तीसरे समूह में कोई तीसरा कारक होता है। ध्यान दीजिए, इस तरह से मानसिक क्रियाओं के जितने भी समूह बनते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी समूहों में जितने भी ग्रुप बनेंगे, उन सभी समूहों में अलग अलग जो है एक क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। एक अलग अलग कॉमन फैक्टर होगा प्रिय विद्यार्थियों, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, और यही जो एक अलग फैक्टर होता है इसी को प्राथमिक कारक या प्रधान कारक या समूह कारक का नाम दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मानसिक क्रियाओं के किसी दूसरे समूह में कोई दूसरा प्राथमिक कारक होगा। ध्यान दीजिए कि जितने भी ग्रुप बनेंगे, जितने भी समूह बनते हैं, सभी समूहों में जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी दूसरे समूह में कोई दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, इस तरह से अलग अलग समूहों का अलग अलग प्रधान कारक या प्राइमरी फैक्टर होता है। तो विद्यार्थियों, और इसी प्रकार से मानसिक क्रियाओं के अनेक समूह होते हैं तथा प्रत्येक समूह का अलग अलग एक प्राथमिक कारक होता है जो समूह की क्रियाओं को समन्वय एवं समिष्टता प्रदान करता है और उन्हें एक कार्यवाहक इकाई बनाता है। तो ध्यान दीजिए प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, कि जितने भी मानसिक क्रियाओं के जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी समूह होंगे, उन सभी समूहों में प्रत्येक समूह का अलग अलग एक प्राथमिक कारक होगा। तो ध्यान दीजिए कि प्रत्येक समूह का एक अलग अलग प्राथमिक कारक होगा और वही कारक या वही प्राइमरी फैक्टर या प्रधान कारक जो है वही समूह की क्रियाओं को समन्वित करता है और उनको समिष्टता प्रदान करता है, उन्हें एक यूनिट या एक इकाई या एक कार्यवाहक इकाई बनाता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि मानसिक क्रियाओं के अलग अलग समूह बनते हैं उनके नेचर, उनकी प्रकृति के अनुसार, और उन मानसिक क्रियाओं का जो भी समूह होता है प्रत्येक समूह में कोई न कोई एक प्रधान कारक या प्राइमरी फैक्टर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राथमिक कारक एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र होते हैं। ध्यान दीजिए, जितने भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं या प्राइमरी फैक्टर्स हैं वे क्या हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे और एक दूसरे से पृथक होंगे। तो ध्यान दीजिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से पृथक भी होते हैं सभी प्राइमरी फैक्टर्स, परंतु किसी एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आपस में अधिक सहसंबंधित हो सकती। तो ध्यान दीजिए कि किसी एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आपस में बहुत अधिक सहसंबंधित होती हैं। तो इसको हम लोग यदि इस तरह से साधारण रूप में देखा जाए तो यदि मान लीजिए कि यह कोई हमारा क्या है, प्रधान कारक या प्राइमरी फैक्टर्स है, तो इसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों जितनी भी क्या आएंगी, जितने भी मानसिक क्रियाएं आएंगी वे सभी मानसिक क्रियाएं, उन सभी मानसिक क्रियाओं का नेचर आपस में मिलता जुलता होगा, अर्थात वे सभी मानसिक क्षमताएं एक दूसरे से आपस में बहुत ही अधिक सहसंबंधित होंगी, बहुत ही अधिक एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक कारक एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र होते हैं, परंतु किसी एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आपस में बहुत ही अधिक सहसंबंधित होती हैं, क्योंकि उन सभी जो भी मानसिक क्षमताएं होती हैं उन सभी का नेचर समान होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थॉर्स्टन ने
कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस सांख्यिकी प्रवृत्ति के आधार पर 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो थर्स्टन साहब ने जो फैक्टर एनालिसिस किया, उस फैक्टर एनालिसिस के आधार पर उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं या 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की चर्चा की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सभी लोग क्या करेंगे कि जो 7 ग्रुप्स हैं या 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं या 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या क्षमताएं हैं, उसके बारे में हम सभी लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि वो 7 मानसिक क्षमताएं या मानसिक योग्यताएं या प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले द फर्स्ट वन इज शाब्दिक कारक या शाब्दिक बोध या शाब्दिक अर्थ क्षमता, दैट इज वर्बल फैक्टर और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल मीनिंग एबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पहला कारक है, जो पहला फैक्टर है, वो क्या है, उसका नाम है शाब्दिक कारक या शाब्दिक बोध या शाब्दिक अर्थ क्षमता, जिसको हम लोग वर्बल फैक्टर या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल मीनिंग एबिलिटी भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि जो शाब्दिक कारक है उसका अर्थ क्या है, शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ को समझने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उस योग्यता या क्षमता को प्रथम जो है कारक या प्रथम प्राथमिक मानसिक योग्यता थर्स्टन जी के द्वारा बताया गया, जिसका नाम है वर्बल फैक्टर या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल मीनिंग एबिलिटी। और प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक नई चीज है कि यह जो है वर्बल मीनिंग एबिलिटी है, प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम सभी लोग वी अक्षर से डिनोट करते हैं, वी फॉर वर्बल। तो वर्बल से वी बना है, वी अक्षर से इस एबिलिटी को, इस योग्यता को, इस फैक्टर को डिनोट किया जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या वाक पटुता कारक या शब्द प्रवाह क्षमता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा नाम से क्लियर है कि शब्द प्रवाह क्षमता अर्थात जो है, जो हमारे पास जो वोकैबुलरी है, शब्दों की जो तीव्रता हो, तेजी से शब्दों के बारे में सोचने की जो योग्यता होती है, तेजी से अनेक शब्द जो है या फिर बोलने में, जो भाषा में जो शब्दों की गहराई होती है, ढेर सारे शब्दों का यूज होता है, वो होता है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से वर्ण विपर्यास या एनाग्राम से संबंधित समस्याओं के समाधान में शब्दों की तीव्रता से सोचने की जो योग्यता होती है, उसको वाक पटुता या शब्द प्रवाह क्षमता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, शब्द प्रवाह क्षमता से क्या अभिप्राय है, शब्दों को तीव्रता से सोचने की योग्यता। यह क्या है, यह सेकेंड प्राइमरी एबिलिटी है, वाक पटुता कारक या शब्द प्रवाह क्षमता या वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, और जिसको W अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, W फॉर वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या वाक पटुता कारक। तो यह दूसरा रहा प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड प्राइमरी फैक्टर्स है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज स्पेशियल फैक्टर और स्पेशियल एबिलिटी या स्थानिक कारक या स्थानिक योग्यता, या जिसको दैशिक क्षमता भी नाम दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्थानिक कारक या दैशिक क्षमता से क्या प्राय है कि जो हमारे पास वस्तु हो, उसको काल्पनिक रूप से हम उसको कितना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसका कितना प्रयोग कर सकते हैं, उसको कितना हम रोटेट कर सकते हैं, उसको कितना हम परिचालन कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में कितना हम परसेप्शन कर सकते हैं, उसके आकार के बारे में, उसके साइज के बारे में क्या कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं, ये सभी जो है स्पेशियल फैक्टर एबिलिटी के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, स्थानिक कारक या स्थानिक योग्यता या दैशिक क्षमता जो है, उसको हम लोग स्पेशियल फैक्टर या स्पेशियल एबिलिटी कहते हैं। किसी दिए हुए स्थान में काल्पनिक रूप से वस्तुओं का जो परिचालन है, मैनिपुलेशन है, अर्थात आपको इमेजिनेशन की जो पावर है, इमेजिनरी रूप में जो वस्तु है उनका मैनिपुलेशन करने की जो क्षमता है, और साथ ही साथ उसके दूरी की प्रत्यक्षण करने की क्षमता या आकारों को पहचानने की जो क्षमता है, उसको हम सभी लोग स्पेशियल फैक्टर या स्पेशियल एबिलिटी कहते हैं। और इस योग्यता को, इस कारक को यस शब्द के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो विद्यार्थियों, यह शब्द के द्वारा स्थानिक कारक या स्थानिक योग्यता या दैशिक क्षमता को डिनोट किया जाता है, और काल्पनिक रूप से किसी दिए हुए स्थान में वस्तुओं के परिचालन करने की योग्यता या उसकी दूरी या प्रत्यक्षण की क्षमता या आकारों की पहचानने की जो क्षमता होती है, उससे स्थानिक कारक या स्थानिक योग्यता कहा जाता है। तो यह रहा तीसरा विद्यार्थियों प्राइमरी फैक्टर्स या प्रधान कारक या प्रधान समूह। अगला है द फोर्थ वन इज
चौथा है प्रिय विद्यार्थियों आंकिक कारक या आंकिक योग्यता या आंकिक क्षमता, दैट इज न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि नाम से क्लियर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की योग्यता होती है, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की योग्यता। तो ध्यान दीजिए, परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ अर्थात हमको करेक्ट वे से शुद्धता के साथ और स्पीड में भी तीव्रता के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या आंकिक परिकलन करने की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल फैक्टर या आंकिक कारक कहते हैं और इसको यन अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यन अक्षर के द्वारा न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज आंकिक कारक या आंकिक योग्यता या आंकिक क्षमता को डिनोट किया जाता है और इसका अभिप्राय है परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या आंकिक परिकलन या आंकिक गणना करने की योग्यता या क्षमता। तो प्रिय विद्यार्थी यह तो रहा चौथा प्राधान कारक, चौथा प्राइमरी फैक्टर्स। अगला है प्रिय विद्यार्थियों द फिफ्थ वन इज, पांचवा है रीजनिंग फैक्टर या रीजनिंग एबिलिटी दैट इज तार्किक कारक या तर्क योग्यता या तर्क क्षमता। तो प्रिय विद्यार्थियों जो तर्क होता है, आप सभी लोग रीजनिंग के बारे में जानते हैं कि कोई समूह होता है, कोई ग्रुप होता है, उस ग्रुप में क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल्स है, उस रूल्स, उस प्रिंसिपल, उस लॉजिक को समझने की योग्यता जो होती है, उसी योग्यता को हम सभी लोग रीजनिंग फैक्टर या रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों तार्किक कारक या तर्क योग्यता क्षमता से प्राय वाक्यों के समूह या अक्षरों में छिपे नियम या प्रिंसिपल को खोज करने की क्षमता है। तो ध्यान दीजिए, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे हुए जो नियम होते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, रूल हैं, उन सभी को खोज करने की क्षमता, उन सभी का पता लगाने की जो क्षमता है, उसको रीजनिंग फैक्टर, रीजनिंग एबिलिटी दैट इज तार्किक कारक या तर्क योग्यता या तर्क क्षमता कहते हैं और इसको हम सभी लोग आर अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। आर फॉर रीजनिंग, एंड रीजनिंग से अभिप्राय क्या है, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे हुए नियमों की खोज करने की क्षमता। तो यह विद्यार्थियों पांचवा। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन, छठा है मेमोरी फैक्टर या मेमोरी एबिलिटी या स्मृति कारक या तर्क स्मृति कारक या स्मृति योग्यता या स्मृति क्षमता। तो प्रिय विद्यार्थियों यह क्या होगा, यहां पर होगा प्रिय विद्यार्थियों स्मृति या मेमोरी। तो स्मृति या मेमोरी होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ करेक्शन हो जाएगा, स्मृति या मेमोरी। और स्मृति या मेमोरी क्या है, वह किसी पाठ, विषय, घटना आदि को जल्द से जल्द याद कर लेना या कंठस्थ कर लेने की योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्मृति या मेमोरी से क्या अभिप्राय होता है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी पाठ है, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी घटना है, उसको क्या कर लेना, उसको याद कर लेना, उसको मेमोराइज कर लेना, उसको कंठस्थ कर लेने की जो योग्यता होती है, उसी योग्यता को हम सभी लोग क्या कहते हैं, स्मृति कारक या स्मृति योग्यता या स्मृति क्षमता कहते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से स्मृति योग्यता या स्मृति क्षमता जो है वह क्या है, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ को, किसी भी विषय को, किसी भी घटना को जल्द से जल्द याद कर लेने की जो क्षमता होती है, ये जल्द से जल्द उसको कंठस्थ कर लेने की जो क्षमता, ये योग्यता होती है, उसको मेमोरी फैक्टर या स्मृति कारक या स्मृति योग्यता या स्मृति क्षमता कहते हैं। और इस योग्यता को हम सभी लोग यम अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यम फॉर मेमोरी फैक्टर या मेमोरी एबिलिटी अर्थात किसी भी घटना, विषय वस्तु या पाठ को जल्द से जल्द याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, कंठस्थ कर लेना। और फिर विद्यार्थियों द नेक्स्ट वन इज सेवंथ एंड लास्ट वन दैट इज परसेप्चुअल एबिलिटी या परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी या प्रत्यक्षणात्मक गत योग्यता या प्रत्यक्षणात्मक गत क्षमता। तो फिर विद्यार्थियों जो प्रत्यक्षणात्मक गत योग्यता है, इससे अभिप्राय है कि किसी घटना या विषय वस्तु की विस्तृतता या उसकी जो विशदता होती है, जो ब्रॉडनेस होती है, इलोबरेशन जो होती है, उसका तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता या योग्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे मेहरबानों, प्यारे साथियों, किसी घटना या किसी विषय वस्तु की उसकी जो ब्रॉडनेस होती है, जो उसकी विस्तृतता होती है या उसका जो भी डिटेल्स होता है, तो उसके डिटेल्स को तेजी से उसका प्रत्यक्षण करने की जो क्षमता है प्रिय विद्यार्थियों, उसी क्षमता या उसी योग्यता को प्रत्यक्षणात्मक गति योग्यता या प्रत्यक्षणात्मक गत क्षमता कहते हैं या परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी कहते हैं। और इसको पी अक्षर के द्वारा
डिनोट किया जाता है। तो परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी, किसी घटना या किसी विषय वस्तु की जो डिटेल्स है, जो विस्तृतता है, उसका तेजी से प्रदर्शन करने की योग्यता या क्षमता परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी या प्रदर्शनात्मक गति योग्यता या क्षमता कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से थर्स्टन साहब ने 7 प्रधान क्षमताओं के बारे में बताया। अपनी जो भी फैक्टर एनालिसिस थी, जो कारक विश्लेषण उन्होंने किया, उसके आधार पर उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई और इन्हीं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के द्वारा उन्होंने इंटेलिजेंस या बुद्धि की व्याख्या की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से थर्स्टन ने 7 प्रधान क्षमताओं के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि स्पीयरमैन ने सिर्फ 2 बताया था और थॉर्नडाइक ने अनेकों बताए थे, तो ना तो यहाँ पे उन्होंने अनेकों बताया, ना ही सिर्फ 2 बताया, बल्कि दोनों के बीच का 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या 7 प्रधान क्षमताओं के बारे में उन्होंने चर्चा की और इसी के द्वारा उन्होंने बुद्धि की व्याख्या करने का प्रयास किया। अब ध्यान दीजिएगा कि जो 7 क्षमताएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। तो सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो मानसिक कार्य होते हैं, उन मानसिक कारकों का जो नेचर होता है, उसके हिसाब से कुछ न कुछ जो योग्यताएं होती हैं, कुछ न कुछ जो कारक हैं, वे सभी कारक मिलकर के उस मानसिक योग्यता का प्रयोग करते हैं, मानसिक कार्य को करते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रत्येक जटिल कार्य में इन 7 कारकों की कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थर्स्टन ने इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मेंटल एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी जटिल कार्य हैं, मानसिक कार्य हैं, सभी प्रकार के कार्यों में इन्हीं 7 कारकों में से किसी न किसी की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। चूंकि इन्हीं 7 मानसिक योग्यताओं या क्षमताओं की आवश्यकता होती है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ आवश्यकता अवश्य होती है, इसीलिए इन 7 योग्यताओं को थर्स्टन साहब ने क्या कहा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्राथमिक मानसिक योग्यता का नाम उन्होंने दिया। तो इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता है, ये सभी कारक जो है या ये सभी योग्यताएं जो है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों या जटिल कार्यों को करने में प्रयुक्त होती हैं। इसी का प्रयोग करके वो जटिल कार्य किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी मानसिक कार्य को करने में इनमें से कुछ कारकों का अधिक उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताए गए हैं, उन सभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में से किसी कारक का प्रयोग किसी मानसिक कार्य को करने में अधिक होगा, तो किसी का कम होगा। ये तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी या नेचर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज जो है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किसका प्रयोग अधिक होगा, किसका प्रयोग कम होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से किसी मानसिक कार्य को करने में कुछ मानसिक कारकों का अधिक उपयोग होता है, जबकि किसी अन्य मानसिक कार्य को करने में किन्हीं दूसरे कारकों का अधिक उपयोग होता है। अर्थात जो मेंटल एक्टिविटीज है, जो मानसिक क्रियाएं हैं, इन मानसिक क्रियाओं के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कहां पर ज्यादा प्रयोग होगा। किसी का किसी मानसिक कार्य में अधिक प्रयोग होगा, तो किसी दूसरे मानसिक कार्य में किसी दूसरे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग होगा। इसी तरह किसी तीसरे मानसिक कार्य में किसी तीसरे प्रधान कारक का या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि थॉर्नडाइक का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो प्रिय विद्यार्थियों, जो थर्स्टन साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया ग्रुप फैक्टर थ्योरी का या समूह कारक सिद्धांत दिया, इस थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्रधान कारक बताए हैं और उन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्रधान कारक जो है, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, उन मानसिक क्रियाओं का जो नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग किसी में कोई मानसिक क्रियाएं, कोई प्राथमिक कारक या प्रधान फैक्टर जो है, प्रधान कारक, किसी में कोई महत्वपूर्ण होगा, किसी में कोई अधिक उपयोग होगा, किसी दूसरे में कोई अन्य उपयोग होगा। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एक चित्र के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर कोई एक मानसिक कार्य दिया हुआ है, कोई एक मेंटल एक्टिविटीज दिया हुआ है, और इस मेंटल एक्टिविटीज को करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का प्रयोग हो रहा है। वी, ध्यान दीजिए यहाँ पे विद्यार्थियों, दैट इज वी फॉर वर्बल, डब्ल्यू फॉर
वर्ड फ्लुएंसी, एन फॉर न्यूमेरिकल। तो इस मानसिक कार्य जो A1 है, मेंटल एक्टिविटी जो 1 है, इसका जो है करने में इन 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्रधान क्षमताओं का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से जो अन्य मानसिक क्रियाएं होंगी, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अब आपकी स्क्रीन पर मेंटल एक्टिविटीज 2 है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर यस स्पेशियल और आर जो रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी, और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों जो यस फॉर स्पेशियल एबिलिटी था, स्थानिक क्षमता था, उसका अधिक प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, मेंटल एक्टिविटीज में VN का अधिक प्रयोग हुआ और मेंटल एक्टिविटीज 2 में यस आर का अधिक प्रयोग हुआ, और जो W है वो दोनों मानसिक कार्यों में कॉमन, अर्थात दोनों मानसिक कार्यों में उसका प्रयोग होता है। इसी तरह से विद्यार्थियों ये तीसरा मेंटल एक्टिविटीज देखा जाए तो इस मेंटल एक्टिविटीज में आप स्क्रीन पर देखिए, यहां पर जो 2 मानसिक योग्यताएं हैं या प्रधान कारक हैं, दैट इज N फॉर न्यूमेरिकल एंड R फॉर रीजनिंग, तो इसका प्रयोग तीसरे मानसिक क्रिया को करने में हो रहा है। इसी तरह विद्यार्थियों एक और मानसिक कार्य को देखा जाए तो मेंटल एक्टिविटीज 4, और जो चौथा मानसिक कार्य है उस मानसिक कार्य को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो परसेप्चुअल एबिलिटी है या मेमोरी एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी है, इसका अधिक प्रयोग हो रहा है। बाकी के जितने भी मानसिक कारक हैं उनका प्रयोग या जो प्रधान कारक उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जो चित्र आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे देखिए कि 4 मेंटल एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, और चारों मेंटल एक्टिविटीज में, चारों मानसिक कार्यों में अलग अलग प्रकार के जो प्रधान कारक हैं उनका प्रयोग जो कार्य है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग कह सकते हैं कि जितने भी मानसिक कारक या प्रधान कारक हैं वे, ध्यान दीजिए, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, परंतु जो मानसिक कार्य है, जो मेंटल एक्टिविटीज है, उन मेंटल एक्टिविटीज के नेचर के आधार पर किसी मेंटल एक्टिविटीज में कोई प्रधान कारक जरूरी है तो किसी दूसरे मेंटल एक्टिविटीज में कोई अन्य प्रधान कारक यूज हो रहा है या किसी अन्य प्रधान कारक का प्रयोग हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो थॉर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, तत्व कारक सिद्धांत रहा, उस सिद्धांत में उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड एबिलिटी या वर्ड फ्लुएंसी जिसको हम लोग कह सकते हैं, स्पेशियल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, और प्रिय विद्यार्थियों वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी और परसेप्चुअल एबिलिटी, ये 7 प्रकार की मानसिक क्षमताएं या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज उन्होंने बताई, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सारी जो मेंटल एबिलिटीज स्वतंत्र होती हैं, और जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग किसी अन्य अलग अलग मानसिक क्रियाओं में अलग अलग प्राथमिक कारक प्रयुक्त होते हैं। चलो दोस्तों, अब हम सभी लोग थॉर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत है, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, इसका जो हम लोग आलोचना कर लेते हैं या इवैल्यूएशन कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, या इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट्स की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे। तो गुण में सबसे पहले विद्यार्थियों जो थॉर्स्टन का सिद्धांत रहा, थॉर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत तथा थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के बीच का क्या है, दोनों के बीच का मध्य सिद्धांत है, बीच का सिद्धांत है, दोनों के बीच का समन्वय है। क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन में सिर्फ 2 कारक बताया और थॉर्नडाइक ने बहुकारक बताया, जबकि थॉर्स्टन साहब ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या 7 प्रधान कारक के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। यह तो पहली इसकी मेरिट्स रही प्रिय विद्यार्थियों। द सेकंड वन इज थॉर्स्टन का सिद्धांत इस बात की सफलता के साथ दावा करता है कि किसी व्यक्ति के विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के मध्य उच्च सहसंबंध क्यों होता है। ध्यान दीजिए, जो विभिन्न प्रकार के जो संज्ञानात्मक कार्य होते हैं या मानसिक क्रियाएं होती हैं उनके बीच में उच्च सहसंबंध क्यों होता है, उसके बीच में उच्च सहसंबंध इसलिए होता है क्योंकि उसके जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होते हैं, प्रधान कारक होते हैं, उसमें समानता होती है। एक ही प्रधान कारक जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्यों में प्रयुक्त हो रहा होगा, तो वे सारे जो संज्ञानात्मक कार्य या मानसिक कार्य होंगे उसमें हाई कोरिलेशन होगा, और यदि अलग अलग मानसिक योग्यता या प्रधान कारक प्रयुक्त होंगे तो ऐसे मानसिक कार्यों में जो उच्च सहसंबंध होगा वो कम होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मेरिट्स इज थॉर्स्टन के सिद्धांत के आलोक में इस बात की व्याख्या की जाती है कि व्यक्ति के विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों में थोड़ा बहुत अंतर क्यों होता है। तो फिर हमने इसकी चर्चा की थोड़ा बहुत अंतर क्यों होता है विद्यार्थियों, जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, उसी के कारण जो है थॉर्स्टन साहब के अनुसार जो मानसिक कार्य संज्ञानात्मक कार्य थोड़ा बहुत अलग होते हैं तो उसी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्रधान कारक के कारण होता है। तो विद्यार्थियों थॉर्स्टन के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित या संचालित करने में एक समूह की योग्यताओं के साथ साथ
दूसरे समूह या समूहों की कुछ योग्यताओं का भी हाथ होता है। ध्यान दीजिए, जो कारक होते हैं, जो थर्स्टन के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित एवं संचालित करने में एक समूह की योग्यताओं के साथ साथ दूसरे समूह की या समूहों की कुछ योग्यताओं का हाथ होता है। इसीलिए विभिन्न संज्ञानात्मक कार्य में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी कॉग्निटिव या मेंटल एक्टिविटीज हैं, मानसिक कार्य हैं, संज्ञानात्मक कार्य हैं, उसमें समानता भी इसी वजह से होता है कि वहाँ पे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या प्रधान कारक जो है वो क्या होते हैं, या समूह कारक जो होते हैं समान होते हैं। लेकिन जब किसी मानसिक कार्य में अलग अलग प्रकार के प्रधान कारक या अलग अलग समूह की योग्यताओं का रोल होगा उस कार्य को करने में, तो अलग अलग जो कार्य होंगे वे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो फिर विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से थर्स्टन के अनुसार ऐसा इसलिए होता है, जो संज्ञानात्मक कार्य थोड़ा बहुत अंतर होता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों को नियंत्रित तथा संचालित करने में एक समूह की योग्यताओं के साथ साथ दूसरे समूहों की कुछ योग्यताओं का भी हाथ होता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से यह तो कुछ विशेषताएं रही, मेरिट्स रही। अब हम लोग डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो थर्स्टन का सिद्धांत रहा, जो थर्स्टन की थ्योरी रही विद्यार्थियों, थर्स्टन ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि उनके द्वारा प्रतिपादित 7 प्रधान मानसिक क्षमताएं या 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अर्थात उनमें कोई भी सहसंबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, उन्होंने हमेशा यह कहा कि जो प्रधान मानसिक क्षमताएं वे क्या है, एक दूसरे से पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। परंतु विद्यार्थियों, कुछ मनोवैज्ञानिकों की अध्ययन जो स्टडी आया, उन स्टडी का जो रिजल्ट आया, उससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है। जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है थर्स्टन साहब की, वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो फिर विद्यार्थियों, यह इसकी डिमेरिट रही क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि सभी योग्यताएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्युत एक सीमा तक वे सहसंबंधित हैं, कोरिलेटेड हैं। तो फिर विद्यार्थियों, यह तो रहा पहला डीमेरिट्स थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डीमेरिट इज, थर्स्टन का यह कहना है कि बुद्धि की मूलतया 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं हैं, यह तर्कसंगत नहीं है। ध्यान दीजिए, थर्स्टन साहब ने सिर्फ 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को बताया और उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि 7 प्रकार की मेंटल एबिलिटीज के आधार पर हम बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं या बुद्धि के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इससे कहीं अधिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन और विवेचन किया है। विद्यार्थियों, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इससे कहीं अधिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन एवं विवेचन किया है। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा भी है कि एटकिंसन तथा हिलगार्ड, गिलफोर्ड ने 20 से लेकर 180 प्रकार की योग्यताओं की पहचान की। अर्थात जहां पर थर्स्टन साहब के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या मानसिक योग्यताएं बताई गई, वहीं पर एटकिंसन तथा हिलगार्ड और गिलफोर्ड जी के द्वारा 20 से लेकर के 180 प्रकार की योग्यताओं या 180 प्रकार के कारकों के बारे में चर्चा किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा सेकंड डीमेरिट्स ऑफ थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वन इज, थर्स्टन का यह दावा है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्यों में समानता के आधार एक ही समूह की योग्यताएं हैं और भिन्नता का आधार विभिन्न समूहों की योग्यताएं हैं। यह अपने आप में संदेहास्पद है। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं, उसी के आधार पर जो मेंटल एक्टिविटीज या संज्ञानात्मक कार्य हैं उसमें समानता और उसमें जो विभिन्नता का आधार है वो उनकी जो विभिन्न समूह है, समूह की योग्यताएं हैं, इसी के आधार पर उन्होंने बताया, जो कि अपने आप में संदेहास्पद है। अगला है विद्यार्थियों कि हिलगार्ड के अनुसार फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण के आधार पर प्राथमिक योग्यताओं के निर्धारण और उनकी व्याख्या जो है तर्क संगत नहीं है। अर्थात जो थर्स्टन साहब ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में जो अपना विश्लेषण दिया है, जो प्राथमिक योग्यताओं का निर्धारण किया है, तो इसके लिए हिलगार्ड ने कहा कि फैक्टर एनालिसिस के आधार पर प्राथमिक योग्यताओं का निर्धारण और उसकी व्याख्या तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस के आधार पर ही 7 से अधिक कारकों को देखा गया है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने 7 से अधिक कारकों के बारे में चर्चा किया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने
थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी या थर्स्टन के समूह कारक के समूह तत्व के बारे में चर्चा किया और हम लोगों ने देखा कि थर्स्टन का जो समूह कारक सिद्धांत तत्व सिद्धांत रहा इसमें जो है थर्स्टन साहब ने स्पीयरमैन का जो बाई फैक्टर थ्योरी और थॉर्नडाइक का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी रहा, इन दोनों के बीच का यह सिद्धांत है। इन्होंने 7 जो मानसिक क्षमताएं हैं या 7 मानसिक योग्यताओं या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बताया, जिसमें पहला था प्रिय विद्यार्थियों वर्बल फैक्टर या वर्बल मीनिंग एबिलिटी, दूसरा है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, तीसरा प्रिय विद्यार्थियों स्पेशियल फैक्टर एबिलिटी, या फिर चौथा है न्यूमेरिकल फैक्टर न्यूमेरिकल एबिलिटी, पांचवा है रीजनिंग फैक्टर रीजनिंग एबिलिटी, छठा है मेमोरी फैक्टर या मेमोरी एबिलिटी, सातवां है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी या प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता। और प्रिय विद्यार्थियों इन्हीं 7 क्षमताओं या इन्हीं 7 प्रधान क्षमताओं या इन्हीं 7 कारकों या इन्हीं 7 योग्यताओं के आधार पर उन्होंने बुद्धि की व्याख्या करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, परंतु जो कार्य होते हैं उन कारकों में सभी क्षमताओं का कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी या प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा गया है। और जितने भी मानसिक कार्य होते हैं उन मानसिक कार्यों को करने में इन्हीं 7 प्राइमरी जो मेंटल एबिलिटीज हैं इन्हीं में से किसी न किसी के द्वारा वो मानसिक कार्य किया जाता है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने आज की क्लास में थर्स्टन के समूह कार्य के तत्व सिद्धांत पर आधारित एक चित्र के बारे में देखा, किससे रिलेटेड चित्र कैसे बना सकते हैं, और उसके उपरांत इस सिद्धांत की हम लोगों ने इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया, क्रिटिसिज्म किया, उसमें इसके मेरिट्स के बारे में देखा और इसके डिमेरिट्स के बारे में आज की क्लास में चर्चा हुआ। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सके, उनका वेतन का सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप वीडियो पे कमेंट करिए, कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं, या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उस पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ जिन प्यारे भाई बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने और प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार वीडियोज को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों सब्सक्राइब के बगल में देखिए एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि लाल है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।